स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और ऐसे में आप जोर शोर से लग गए होंगे अपनी स्टडीज में। आपका टारगेट है कि आप जनवरी में होने वाले एग्जाम में अपना जेआरएफ लेके आए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें और इन फोकस एरियाज में से एक होते हैं पीवाईक्यूज। ऑल दो मैं हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यूज को आपको टॉपिक को पढ़ने के बाद फोकस करना चाहिए, बट पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो स्टूडेंट जो पीवाईक्यूज को डिस्कस नहीं करते या उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनके लिए हमेशा एग्जाम पेपर प्रॉब्लमेटिक रहेगा, रहता था और आने वाले समय में भी होने ही वाला है। तो पीवाईक्यू आपको बताते हैं कि किस डेप्थ तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एक टॉपिक में, और ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। यहाँ पे वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या एक एरिया टच करते हैं पीवाईक्यू और किस तरह से किसी भी सिलेबस में उसके जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि इस टॉपिक को मुझे किस हद तक जाकर पढ़ना है या किन किन सोर्सेस की हेल्प लेनी है इन टॉपिक्स को कवर करने में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हम वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ यूजीसी नेट के नहीं है बल्कि ये स्टेट सेट के भी हैं, जहाँ पर मैं गुजरात सेट, छत्तीसगढ़ सेट का और इसी के साथ साथ हिमाचल सेट जो है, जम्मू कश्मीर सेट, वेस्ट बंगाल सेट और जितने भी सेट एग्जाम होते हैं सबके पेपर्स को रेफरेंस में लूंगा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोस्टली सेट एग्जाम्स में वही सिलेबस होता है जो यूजीसी नेट में होता है। सेम ही सिलेबस आपको मिलेगा इवन कश्मीर सेट के अंदर। अगर आप जाएं तो वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे और सिलेबस के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको नेट का ही सिलेबस दिखेगा। सेम पैटर्न रहता है क्वेश्चंस को पूछने का, और वही टफ लेवल जो है एग्जैक्टली जो नेट का है वो सेट के साथ रहता है। तो इसलिए हम उन क्वेश्चंस को भी रेफरेंसेस में रख रहे हैं साथ में। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की फिगर ऑफ कंजर्वेटिज्म। निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवादिता का प्रमुख व्यक्ति नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस, अब कभी भी आप पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब ऐसे पीवाईक्यूज को देखें जहां पर फॉर एग्जांपल यहाँ चार ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो नॉर्मली होता क्या है, हम देखते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा, आपने सर्च किया कि भाई किसने कौन कंजर्वेटिज्म से जुड़ा हुआ है, आपने वो चेक किया एंड यूर डन कि हाँ चलो जी ये हो गया, खत्म बात। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर एक ऑप्शन आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में। सबसे पहले पूछा जा रहा है टीएच ग्रीन के बारे में। टीएच ग्रीन हो सकते हैं क्या, क्या ये जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए? नॉट अ की फिगर, कौन नहीं है? तो लिबरलिज्म को, मॉडर्न लिबरलिज्म को बहुत बड़े तौर पर टीएच ग्रीन जो है प्रमोट करते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म से ये जुड़े हुए नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा टीएच ग्रीन। बट बाकी थिंकर्स की अगर बात की जाए, एडमंड बर्ग की बात की जाए, तो बिल्कुल ये मॉडर्न कंजर्वेटिज्म से जुड़े हुए नजर आते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड की बात की जाए तो ये भी कंजर्वेटिज्म के आइडियाज जो हैं, प्रेगमेंटिज्म के जो आइडिया हैं उनसे जुड़े हुए हमें नजर आते हैं। फेडरिक वॉकहेग जो है ये भी नजर आते हैं हमें लिबरलिज्म के साथ और कंजर्वेटिज्म के साथ जुड़े हुए थिंकर के तौर पर। दोनों ही एरियाज के अंदर ये बराबर बातें करते हैं। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, वो होगा टीएच ग्रीन। ओके, मैं माफी चाहूंगा ये कई बार हिंदी को ट्रांसलेट करने में, जैसे यहाँ पर ये टीएच हरा आ गया, बट दैट इज टीएच ग्रीन। ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो वो स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में दोनों, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को देखना, इनके आंसर करना एज कंपेयर टू उन बच्चों के जिन्होंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ा है, सिर्फ मास्टर्स में पढ़ा है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आप कहीं भी मास्टर्स अप्लाई करेंगे तो 99.9% यूनिवर्सिटीज में यही होता है, या तो मैं 100% ही कह सकता हूँ, इवन ओपन यूनिवर्सिटीज में भी है, आपको एलिजिबिलिटी में लिखा रहता है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में ऐसा होता है कि मैंडेटरी होता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो सेम स्ट्रीम में होनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपको दिखेगा कि भाई वो बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री बीएससी करी है वो भी पॉलिटिकल साइंस में आ रहे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री से करा है या किसी और सब्जेक्ट से जो है ग्रेजुएशन करी है वो भी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस जीरो है,
तो उनको आइडिया ही नहीं है कि भाई ये थिंकर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली थिंकर्स के नाम आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए आते हैं, फिर आप मास्टर्स में भी पढ़ते हैं उनको। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो ग्रेजुएशन अगर पॉलिटिकल साइंस में नहीं करके आए हैं तो एटलीस्ट मेक श्योर करें कि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन के नोट्स हैं उनके गो थ्रू जरूर हो जाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले। चाहे आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या आप DSSB के लिए पढ़ रहे हैं या स्टेट सेट के लिए पढ़ रहे हैं, हर कंडीशन में आपको ग्रेजुएशन के जो बेसिक नोट्स हैं उनके गो थ्रू आपको जरूर से होना चाहिए। तब आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस होती है वो ये है कि अगर मैं यूजीसी नेट के सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस को डिजाइन किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर। तो अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है या फिर इसी तरह से किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से ये चीजें कवर अप हो जाती हैं। बट वो स्टूडेंट जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उनके लिए बहुत टफ है। आई रिमेम्बर मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एक बच्चे के पास देखा था, तो मैंने कहा दिखाना यार, ग्रेजुएशन का सिलेबस था उसका। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या बिल्कुल एकदम जीरो सिलेबस था वो। अगर उसको उस सिलेबस को करने के बाद कोई बच्चा ग्रेजुएशन मास्टर्स यूनिवर्सिटी से करने के बाद कोई पॉलिटिकल साइंस में नेट दे तो शायद वो 20% 30% पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा ठीक से। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बेस पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डज नॉट फिट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। इनमें से जो ये आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, ठीक है, इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन ऐसा है, विवरण ऐसा है जो कि बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरिज्म से नहीं मिल रहा। अब कहने के लिए तो मल्टीकल्चरिज्म को हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, बट यूजीसी नेट के सिलेबस में 2019 में जब हमारा नया सिलेबस हमारे सामने आया तब मल्टीकल्चरिज्म एक टॉपिक के तौर पर यूनिट 1 में ऐड हो गया, जो ट्रेडिशंस वाला पार्ट है उसके अंदर। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मल्टीकल्चरिज्म को ना पहले पढ़ा था ना इसके बारे में सुना था। तो मल्टीकल्चरिज्म बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऐसी सोसाइटी को या ऐसे कॉन्सेप्ट को जहां बहुत सारे अलग अलग कल्चर एक साथ मिलके रह सकते हैं। ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना हम लोग अनेकता में एकता वाला हिसाब, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सी चीज है जो मल्टीकल्चरिज्म के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होती है। तो पहला है सैलेड बाउल। तो सैलेड बाउल तो एग्जैक्टली फिट होता ही है, मैं बहुत डेप्थ में डिस्कस नहीं करूंगा कॉन्सेप्ट को, हल्का सा बता देता हूँ। सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है कि अलग अलग जो कल्चर हैं, डाइवर्सिटी है, वो एक साथ रहती हैं, मिक्सअप होती हैं एंड ओवरऑल इट इज बेनिफिशियल टू दी सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कंट्रीज की जहां पर आपको इस तरह के सिस्टम मिलेंगे जहां बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी हैं। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कहने के लिए तो इंडिया में भी बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बट आपको दिखते हैं ना डिफरेंसेस हैं कहीं ना कहीं। बट ऐसी कई सोसाइटी, कई कंट्रीज हैं जहां पर इतने डिफरेंसेस नहीं है। कल्चरल मॉजिक, ठीक है। अब कल्चरल मॉजिक जो है बेसिकली इसको भी जो ये वर्ड है मॉजिक, इसका मतलब होता है आप मान लीजिए कोई एक ऐसी आर्ट है जहाँ कहते हैं ना कि बल्कि टूटी हुई क्रॉकरी जैसे होती है उसको जोड़ जोड़ के कुछ बनाया। चंडीगढ़ में है ना रॉक गार्डन, इस तरह का कुछ। तो इसको भी हम डायरेक्टली मल्टीकल्चरिज्म के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी डायरेक्टली जो है वो इट इज रिलेटेड टू मल्टीकल्चरिज्म। एक कॉन्सेप्ट होमोजेनस सोसाइटी जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा डाउट बच्चों को होता है। कई जगह हेट्रोजेनस सोसाइटी लिखा होता है, कई जगह होमोजेनस सोसाइटी लिखा होता है बेसिकली। तो होमोजेनस सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट तो करते हैं बट इस सोसाइटी में जो मोस्टली पॉपुलेशन है, मोस्टली जो नंबर्स हैं लोगों के, वो एक ही कल्चर को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अब देखिए भारत में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां आपको किसी एक कल्चर या ट्रेडिशन को मानने वाले बहुत सारे लोग दिखेंगे और उनके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत नंबर्स में कम, जो किसी और ट्रेडिशन या कल्चर को मानते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको दे के देख लेता हूं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्रिश्चियनिटी का। भारत में क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन के तौर पर बहुत समय से प्रैक्टिस हो रहा है, बट अभी भी अगर आप कुछ एरियाज में जाओ तो आपको ऐसा नहीं है कि हजारों या लाखों की तादाद में लोग दिखेंगे। ठीक है, ऐसा होगा कि बहुत कम नंबर्स में है। बट इफ दे सेलिब्रेट क्रिसमस तो कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। इवन
हमें याद है स्कूल टाइम पे भी जब हम जाते थे तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि क्रिश्चियंस थे, तो वो क्रिसमस के आसपास के दिनों में काफ़ी खुश कि भाई सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिर हम बचपन में उनके घर भी जाया करते थे स्कूल टाइम पे जब थे। तो एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जहां पर एक बड़े कल्चर में डोमिनेंस जो है वो एक ही तरह के ट्रेडिशन को मान रहे हैं। तो ऑल दो ये कॉन्सेप्ट हमें लगेगा कि भाई ये भी तो मल्टीकल्चरिज्म है, बट एग्जैक्टली ये मल्टीकल्चरिज्म नहीं है, क्योंकि होमोजेनस सोसाइटी में जो डोमिनेंस होता है वो उसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का होता है जो नंबर्स में ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मल्टीकल्चरिज्म के साथ फिट नहीं बैठता है बिल्कुल भी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मल्टीकल्चरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो इनको दो पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं। एक तो हम इसको पढ़ते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि भाई मल्टीकल्चरिज्म पॉलिटिकल साइंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या एक थ्योरी के तौर पर पॉलिटिकल साइंस में इसकी क्या एग्जिस्टेंस है। दूसरा हमें समझ में आता है कि एक सोशल पर्सपेक्टिव से ये थ्योरी या ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। और अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए, या फिर आपका टारगेट है जून में अगले साल होने वाले एग्जाम के लिए, तो दोनों ही के लिए आप यूजीसी नेट का अगर एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप नेट क्रैकर्स की क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपका टारगेट जनवरी है तो उसके लिए हम स्पेशल कोर्सेज लेके आए हैं, जहां पर हमारा लेटेस्ट बैच 25 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको जो कि लेक्चर बेस्ड नोट्स होंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज होंगी दोनों ही पेपर की, पेपर 1 की और 2 की भी। इसी के साथ साथ चैट सपोर्ट आपको मिलेगा फैकल्टीज के साथ, एंड करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और एमसीक्यूज पे हम लोग बराबर ध्यान देते रहेंगे। आप यहाँ तो 10-10 क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं, बट जब आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगी 50, 60, 100 क्वेश्चंस की सीरीज। इसी में एक स्पेशल ऑफर हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप जनवरी 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक लेके आए हैं हम लोग क्रैश कोर्स। जी हाँ, वो कोर्सेज जो कि 15,000 में आपको मिलते हैं वो सिर्फ आपको मिलेगा 2500 रुपए में। मात्र 2500 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप कंप्लीट एक्सेस ले पाएंगे इन सब चीजों का। 2500 में सिर्फ आप ये कंप्लीट एक्सेस ले पाएंगे टिल जनवरी 2025 तक। इसी के साथ साथ आप हमारे फ्री बैचेस से भी जुड़ सकते हैं जो पेपर 1 के लिए है, और साथ ही हमारे गाइडेंस ग्रुप्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपको हमारी ऐप के ऊपर नेट क्रैकर्स ई कक्षा गूगल प्ले पे आपको मिल जाएगी। हमारा नंबर ये है जिसपे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही आप मेरे टेलीग्राम @अनुराग शर्मा नेट क्रैकर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट, हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से उस एग्जाम को क्वालिफाई करें, अपने नेट और जेआरएफ के सपनों को पूरा करें, और इसी तरह जो आपका एकेडमिक करियर है उसमें आप आगे बढ़ते रहें। चलिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट के साथ विच वेरिएंट ऑफ लिबरलिज्म expose sympathetic consideration of cultural differences, group right, majority minority relation at a score value। उदारवाद का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मतभेदों, समूह अधिकारों, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संबंधों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करता है। अब अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें और इन चार ऑप्शंस को अगर हम ले लें, मल्टीकल्चरिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म और लिबर्टेरियनिज्म, तो वन बाय वन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ, लिबर्टेरियनिज्म आइडियाज। तो ये ऐसी विचारधारा है जहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी को फोकस किया गया है, साथ ही स्टेट का जो रोल है उसको मिनिमल, सबसे कम कर दिया गया है, ठीक है, बहुत कम तौर पर उसको देखा जाता है। कम्युनिटेरियनिज्म की अगर आइडियाज की मैं बात करूं तो ये कम्युनिटी की कलेक्टिव ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है। ऑल दो हम ये पर्टिकुलर जो फॉर्म है थ्योरी की वो लिबरल आइडियाज को, ठीक है, राइट्स वाइट्स इन सबको ज्यादा फोकस नहीं करती है, ये कलेक्टिवनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। क्लासिकल लिबरलिज्म की अगर बात करें तो इंडिविजुअल राइट, पॉलिटिकल राइट, अलग अलग तरह की चीजें जो है जैसे हमने लॉक के आइडियाज में बड़े तौर पर पढ़ी है। मल्टीकल्चरिज्म जो है ये कहती है कि भैया माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब मिलके रहें, एक साथ रहे, सबका सम्मान हो, सबके विचारधारा, सबके कल्चर ट्रेडिशन, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सबके रीति रिवाज ठीक से निभते रहे। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है। कौन सा वेरिएंट जो है मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिलेशन की कोर वैल्यूज को फोकस कर रहा है वो है मल्टीकल्चरिज्म, बहुसंस्कृतिवाद जिसको आप कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, महानगरीय लोकतंत्र क्या होता है बेसिकली। अब कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, हम जब पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के तौर पर आता है, बट डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में बहुत डेप्थ में फैला हुआ है। इसकी भी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या होती है, महानगरीय लोकतंत्र क्या है बेसिकली। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए फॉर्म ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट विद ग्लोबल सिटीजनशिप, रूल्ड बाय द वर्ल्ड एजुकेटेड एलीट, democratic government at the level of the city, democratic government that is representative of multicultural society, वैश्विक नागरिकता के एक साथ विश्व सरकार का एक रूप, दुनिया की शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा शासन, शहर में स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार जो बहुसंस्कृति समाज का प्रतिनिधित्व करे। तो जो राइट आंसर है इसका बेसिकली वो है अ फॉर्म ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट विद ग्लोबल सिटीजनशिप। अब कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि ग्लोबल सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर, ठीक है, एक ऐसे समाज की बात करती है, बेसिकली एक बाउंड्री लेस सोसाइटी की बात करती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को फोकस करके चलती है। ऑल दो प्रैक्टिकली तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं नजर आती हमें कि बहुत इंपॉर्टेंटली इस पे काम किया जा रहा है, ये वर्क हो रहा है, पर ग्लोबल डेमोक्रेसी एक ऐसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है जो ये कहता है कि भाई आज के समय में जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ चुकी है, चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको हमें किसी एक शहर या किसी एक जगह से बढ़कर ग्लोबल सिनेरियोज में देखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज कंसीडर्ड एज अ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजवादी नारीवादी माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके आगे दिए गए हैं, केट मिलेट, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक एंजल्स और लास्ट में है बेटी फ्रिडमैन। सबसे पहले कैट मिलेट की अगर मैं बात करूं तो रेडिकल फेमिनिस्ट के तौर पर इनको देखा जाता है, रूढ़िवादी नारीवादी जो है उनके तौर पर देखा जाता है। मैक्स वेबर की अगर बात करें तो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पर इनको हम समझते हैं। बेटी फ्रिडमैन जो है इनको लिबरल फेमिनिस्ट के तौर पर हम लोग जानते हैं। हाँ, जो वर्ड है सोशल फेमिनिस्ट ये एग्जैक्टली फिट बैठता है फेडरिक एंजल्स के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जो विचारधारा है उसमें वुमेन ऑपरेशन के खिलाफ इन्होंने काफी कुछ बोला है। इन्होंने जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हैं उनको कनेक्ट किया है वुमेन ऑपरेशन के साथ और ये समझाने की कोशिश करी है कि इकोनॉमिकल वैल्यूज जो हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी को और किस तरह से वो जो वुमेन्स हैं जो कि इस एक पर्टिकुलर सोसाइटी से आ रही हैं वो किस तरह से ओप्रेस्ड हो रही हैं इन वैल्यूज की वजह से। तो जो राइट आंसर है वो है फ्रेडरिक एंजल्स का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर कैरेक्टराइज्ड अर्लियर लिबरलिज्म एज अ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, निम्नलिखित में से विचारकों में से किसने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामित्वपूर्ण व्यक्तिवाद के रूप में वर्णित किया है। अब 4 नाम आपके आगे हैं। सबसे पहला है जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियन थिंकर माने जाते हैं, उपयोगितावाद की बात करते हैं, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को इन्होंने दिया है। तो करेक्ट सही आंसर ये तो नहीं होगा। मिल्टन फ्रिडमैन की अगर बात की जाए या टीएच ग्रीन की बात की जाए, मिल्टन फ्रिडमैन, टीएच ग्रीन को सबसे पहले मैं कंसिडरेशन में लेता हूँ, लिबरलिज्म के आइडियाज पे इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। वहीं पर मिल्टन फ्रिडमैन के जो आइडिया है वो आपको नजर आएंगे डाइवर्सिटी में अलग अलग जगह पर बात करते हुए। लिबरलिज्म में भी ये कनेक्टेड आइडियाज माने जाते हैं, कंजर्वेटिज्म के आइडियाज में भी इनको देखने को मिलते हैं। सही आंसर जो है वो है सीबी मैकफर्सन का। इनकी एक किताब भी थी जो 1962 में पब्लिश हुई, जहां पर इन्होंने जो ओल्ड लिबरल आइडियाज हैं उनको क्रिटिक के तौर पर रखा और क्रिटिक करते हुए इन्होंने जो एक पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म है उसके ऊपर एक राइटिंग को लिखा था जो कि 1962 में पब्लिश हुई। तो राइट आंसर जो है दैट इज सीबी मैकफर्सन। क्लियर। चलिए अब देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, आप जब कभी भी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैं एक स्टूडेंट की नॉर्मल अप्रोच आपको बताता हूँ। बच्चे ने फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा लिबरलिज्म को, तो आप लिबरलिज्म को पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे, उसके बाद आप बस इतना देख लेंगे कि भाई इसका क्या टाइप है, सोशल लिबरलिज्म क्या होती है, इकोनॉमिकल लिबरलिज्म क्या है, या फिर जो फेमिनिस्ट लिबरलिज्म है इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। बट
किस किस थिंकर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, कौन कौन सी मेजर राइटिंग्स आई, ये भी आपको कवर करना जरूरी है अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और इनके आंसर दे पाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स एम्फसाइज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड हेडोनिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उससे रिलेटेड थ्योरी है, और हेडोनिज्म जो है ये सुखवाद का एक सिद्धांत है जो कि आज की नहीं बहुत पुरानी एक थ्योरी है, और जो यूरोप की पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसमें ये शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिबर्टिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म और लिबरल फेमिनिज्म। तो पूछा गया है कि भाई कौन सी थ्योरी है बेसिकली जो एम्फसाइज करती है इन दो पोटेंशियल थ्योरीज के ऊपर। लिबर्टेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये लिबर्टी की बात करती है, मिनिमल स्टेट को ये फोकस करके चलती है। वहीं पर अगर मैं बाकी दो थ्योरीज जो हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करूं जो कि ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया कि जॉन लॉक के आइडियाज के साथ जुड़ी हुई नजर आती है। लिबरल फेमिनिज्म जो है ये भी जो है बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो कि हेडोनिज्म के आइडियाज से नहीं जुड़ी, या जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसके आइडियाज से नहीं जुड़ी। यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है, ये थ्योरी उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है ये जुड़ा हुआ है, जिसमें दो मेन जो प्रोपोनेंट्स हैं या एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक तो है जेरेमी बेंथम और दूसरे हैं जे.एस. मिल। यहाँ पर एक टर्म आपको याद होगा, एक और छोटा सा याद होगा, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है वो हेडोनिज्म और कॉन्सेशनलिज्म दोनों ही सिद्धांतों को प्रमोट करती है। और हेडोनिज्म की थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सुखवाद का जो सिद्धांत है वो सीधे तौर पर ये कहता है कि जो चीज आपको खुशी दे रही है, सुख दे रही है, वही चीज इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टिविस्ट इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ इको फेमिनिज्म। अब देखिए, फेमिनिज्म आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप यूनिट 1 में भी इसको पढ़ेंगे और यूनिट 5 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यूनिट 1 में जब आप इसको पढ़ते हैं तो वहां पर ये पॉलिटिकल थ्योरी के तौर पर आप पढ़ रहे हैं, बट यूनिट नंबर 5 में इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है उसको हम समझते हैं। 4 नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा इंडियन एक्टिविस्ट जो है वो इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मेधा पाटकर की अगर बात करें तो ये नाम आपने बहुत बार सुना है, सोशल एक्टिविस्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ये भी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत समय पहले 1974 के आसपास जो है एक मूवमेंट चली थी चिपको आंदोलन, जिसको एक तरह से प्रमोट करने वाले ये मेन एक्टिविस्ट माने जाते हैं। ठीक है, और बात की जाए अगर राजेंद्र सिंह की, तो राजेंद्र सिंह का नाम भी एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर ही आप एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। जो राइट नाम है, जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वंदना शिवा। वंदना शिवा जो है उनको आप इको फेमिनिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये ऐसी थिंकर हैं जो इको फेमिनिज्म में काम करती हैं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमें लगेगा कि यार सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ तो थोड़ी जीके की भी जरूरत पड़ रही है। तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास हिस्टोरिकल नॉलेज होनी भी जरूरी है। इंडिया में कौन कौन सी मूवमेंट चली वो सब भी आपको पता होना चाहिए, और क्योंकि इन सभी मूवमेंट्स का असर पॉलिटिकल सिनेरियोस पर भी पड़ता है, चाहे वो नर्मदा बचाओ है, चाहे वो चिपको आंदोलन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म, अब ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। रियलिज्म के अलग अलग हिस्से हैं। आपने रियलिज्म को पढ़ा है, फिर नियो रियलिज्म की बात होती है। ठीक है, नियो रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म भी आती है। रियलिज्म के अलावा क्लासिकल रियलिज्म भी हम लोगों ने पढ़ी है, जो कि थ्यूसिडाइडस का नाम जिसमें आता है। ठीक है, फिर आगे चल के थॉमस हॉब्स, मैकियावेली जैसे थिंकर आते हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म में, तो यहाँ थिंकर्स बढ़ जाते हैं। कुछ थिंकर जो हैं वो डिफेंसिव रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कुछ थिंकर ऑफेंसिव रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो पूछा गया है कि कौन से लीडिंग एक्सपोनेंट्स हैं। सैमुअल हमिंगटन की बात करें तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन करके इन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो ऑल्दो हमिंगटन इस कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हुए। फ्रांसिस फुकुयामा की अगर बात करें तो इनके जो आइडियाज थे वो कैपिटलिज्म को और लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया करते थे। इनकी एक राइटिंग थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये राइटिंग बड़ी फेमस थी इनकी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन।
अगर बात करूं पॉल क्रुगमैन की, तो पॉल क्रुगमैन जो है बेसिकली ये एक नोबेल लेक्चरेट हैं, और पॉल क्रुगमैन जो है ये इकोनॉमिकल आइडियाज़ के साथ जोग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और साथ ही किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स में, उनको ज़्यादा समझाने का काम करते हैं। जॉन मैशमायर, इनकी एक किताब है, ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर पॉलिटिक्स, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ये एक ऑफेंसिव रियलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। राइट आंसर आपका है जॉन मैशमायर, ये मेन लीडिंग जो एक्सपोनेंट है ऑफेंसिव रियलिज्म के, वो माने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऑफेंसिव रियलिज्म को कैसे समझे, तो देखिए डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म में बहुत सीधा सा फर्क समझाता हूँ। आप अपने घर आते हैं और अपने पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी आज जब मैं स्कूल से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने जो रास्ते में बैठे रहते हैं उन्होंने मुझे मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे मारा पीटा। आपके पिताजी ऐसा नहीं है कि वो डरते हैं किसी से, पर वो जानते हैं कि आपको रोज उसी रास्ते से वापस आना है, और क्योंकि आप स्कूल में हैं तो हो सकता है कुछ और साल आना है, तो वो आपकी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा दोबारा लड़ाई मत करना, तुम किसी दूसरे रास्ते से आ जाओ। ये है डिफेंसिव रियलिज्म। वो ये नहीं कह रहे कि रोज पिटो, बट वो आपको बचाना चाह रहे हैं, वो कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं। अब सेम बात आप अपने बड़े भाई को बताते हैं कि भाई आज तो मैं स्कूल से आ रहा था और दो चार बच्चों ने मुझे ऐसे करके मारा, तो वो क्या बोलेगा, चल कल मैं आ रहा हूं, वहां आके उनको पीटते हैं। दिस इज ऑफेंसिव रियलिज्म, ठीक है, एकदम लड़ने का तरीका। रियलिस्ट दोनों है, पिताजी भी हैं भाई भी है, बट भाई का सोल्यूशन क्या है, मारो पीटो खत्म करो, वॉर इज मैंडेटरी। पिताजी का सोल्यूशन क्या है कि भैया बातचीत करके खत्म करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चार नाम यहां भी दिए गए हैं, पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रियलिस्ट थिंकर। अब रियलिज्म का तो अच्छा खासा बोलबाला है। जॉर्ज के कैन बिल्कुल रियलिस्ट थिंकर हैं, रियलिज्म में इनका नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है। केनाथ वॉल्ट्ज को हम सभी जानते हैं, ठीक है, न्यूरोरियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनोल्ड नेबुर जो है ये भी रियलिस्ट थिंकर के तौर पर जाने जाते हैं। अल्फ्रेड जेमर, इनका नाम जो है वो बेसिकली आइडलिज्म और जिसको आप लिबरल इंटरनेशनलिज्म के साथ जोड़ते हैं उसमें आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो अल्फ्रेड जेमर है। देखिए अब ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों के अंदर या तो यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, या फिर कुछ स्टेट सेट के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देखे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाऊं तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है गुजरात सेट, ठीक है, गुजरात सेट का ये क्वेश्चन था। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस के इक्विवेलेंट हैं और यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट के एग्जाम से ही यहाँ पर फोकस किए हैं। अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हम इस तरह की वीडियोस के साथ जुड़ते रहेंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन मजबूत होगी, बल्कि आप मेक श्योर कर सकेंगे कि आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं आप उनको उस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि आप आने वाले एग्जाम में अपना जेआरएफ लेके आ सके। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। आप भी चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियोस को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि आप ही की तरह यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या मैसेजेस करें और अपने सपनों को नेट क्वालिफाई करने के, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनने के या पीएचडी करने के पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।